हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क फॉर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही पुराना रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसका एक पार्ट एंडोमेट्रियोसिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पहले ही बना चुकी हूँ, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया अपलोड करे हुए। एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही कॉमन है, बट उससे ज़्यादा कॉमन एडिनोमायोसिस है। एडिनोमायोसिस भी उसी का एक पार्ट है, उसको हमने एंडोमेट्रियोसिस में कवर नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज ये वीडियो बनाती हूँ। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ कि मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ डॉक वाइज ऐप पे अपना पैसा मत लगाइए, क्योंकि वो ऐप अच्छा नहीं चल रहा है। वो ऐप जो है बैंगलोर का है, मैंने 2 साल उसको चलाया, बट अभी इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं कि कोई भी रिपोर्ट नहीं जाती है, वॉइस मैसेज नहीं जाता है, कॉल नहीं होता है। तो अभी हमने जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है 9358545556, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का नंबर है। आप व्हाट्सएप करिए कि आपको डॉक्टर सोनल से अपॉइंटमेंट लेना है, मेरे से बात करनी है, तो अपने आप बता देगी क्या करना है। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन कंसल्टेशन के अलावा कोई और तरीका नहीं है। जब आपको टाइम मिले और ट्रेन्स वगैरह चालू हो जाएं तो आप बिल्कुल मेरे हॉस्पिटल आइए। ये मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस है और ये हॉस्पिटल का नंबर है जिस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओके, तो शुरू करें आज का टॉपिक एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस यानी कि बच्चेदानी के अंदर की 3 लेयर्स होती हैं। एंडोमेट्रियम यानी कि अंदर की लाइनिंग, फिर मायोमेट्रियम, फिर बाहर का सिरोसा यानी कि पेरिटोनियम। तो जब अंदर वाली लाइनिंग, बीच वाली लाइनिंग मसल में घुस जाती है उसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं, यानी कि एंडोमेट्रियम इनसाइड मायोमेट्रियम। तो एक तरह का एंडोमेट्रियोसिस ही हुआ ना, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस यानी कि एंडोमेट्रियम यूट्रस की लाइनिंग के बजाय और भी कहीं है। तो और भी कहीं जो हमने पहले डिस्कस किया था वो था कि पेट के अंदर कहीं है, ट्यूब में है, या ओवरी में है, या यूरेटर पे है, या ब्लैडर पे है। पेट के अंदर कहीं है, यूट्रस के बाहर। और उसकी थ्योरी ये थी कि जब पेशेंट को पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स नीचे से वजाना से आने के तो आते ही हैं, थोड़ा बहुत ब्लड पीछे ही ट्यूब्स के थ्रू निकल के पेट में चला जाता है, तो वो वहाँ जाके इम्प्लांट हो जाता है और एक तरह से एंडोमेट्रियोसिस बन जाती है, यानी कि एक्सटर्नल एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यूट्रस के बाहर है, एक्टोपिक एंडोमेट्रियम। तो जब ये एंडोमेट्रियम अंदर मायोमेट्रियम में इन्वेड करता है, यानी कि अंदर ही दीवार के अंदर इन्वेड कर जाता है, एक तरह का इन्वेजन होता है। कैंसर नहीं होता, फैलता नहीं है, ये कोई गांठ नहीं है, ये सिर्फ लेक्स की तरह। अब जब सोनोग्राफी होती है तो मायोमेट्रियम के अंदर लेक्स दिखती हैं, कई बार अंदर ऐसे ब्लड फिल्ड लेक्स होती हैं। तो वो बेसिकली एडिनोमायोसिस की तरफ इंडिकेट करता है, यानी कि एंडोमेट्रियम टिश्यू जिसके अंदर ब्लड कलेक्ट होता है, जो ब्लीडिंग के समय निकलता है, वो इन्वेड करके मायोमेट्रियम में चला गया, मस्कुलर लेयर में, जिसमें कि ब्लड नहीं होता है, जिसमें कि एंडोमेट्रियम नहीं होता है, तो इसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं। अब क्योंकि वो अंदर इन्वेड कर गया, आपको रीज़न भी बता दिया कि क्या होता है कि या तो ये जेनेटिक हो सकता है, भाई फैमिली में रन कर रहा है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस कई बार फैमिली में रन करती है कि मदर को था या बुआ को था, तो कहीं ना कहीं कोई जेनेटिक फैक्टर आ जाता है। हालांकि बहुत कॉमनली जेनेटिक फैक्टर नहीं देखा गया है। तो अब पहली बात तो एडिनोमायोसिस कितना कॉमन है। एडिनोमायोसिस बहुत कॉमन है, 10 में से किसी एक लेडी को एडिनोमायोसिस होगा, ठीक है। और इसके सिम्टम्स सबको नहीं होते, किसी किसी को पता ही नहीं चलता। बाई चांस सोनोग्राफी में पता चलता है कि यूट्रस भारी है, मायोमेट्रियम में लीक्स दिख रही है और शायद एडिनोमायोसिस हो सकता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स, क्योंकि यूट्रस हैवी होता है, पहली बात तो आप मान के चलिए आपका यूट्रस बल्की होगा अगर एडिनोमायोसिस बन रहा है तो, क्योंकि मायोमेट्रियम के अंदर एंडोमेट्रियम चला गया है, वहाँ वो ग्रो कर रहा है, तो कोई चीज़ एक्स्ट्रा ग्रो करेगी तो यूट्रस को हैवी करेगी, तो ब्लड फिल्ड लेक्स दिखेंगी, पेशेंट को हैवीनेस लगेगी। यूट्रस का साइज नॉर्मली 8/5/4 सेंटीमीटर होता है, तो उससे हैवी होगा, 10-12 सेंटीमीटर का यूट्रस होगा। वेट ज़्यादा होगा, यूट्रस का वॉल्यूम कई बार डॉक्टर्स बताते हैं सोनोग्राफी में। आपको सिम्टम्स क्या होंगे? एक तो पहली बात आपको पेन होगा, पेन आपको लोअर एब्डोमेन में होगा, हैवीनेस, लोअर बैक एक होगा, पीरियड्स के समय बहुत तेज पेन होगा, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय बहुत ज़्यादा पेन होगा। डिस्मेनोरिया हो गया, डिस्परूनिया हो गया। इसके अलावा आपको नीचे एक हैवीनेस हमेशा रहेगी, जिसकी वजह से आपका जो यूट्रस हैवी होगा तो आगे ब्लैडर पे यानी कि पेशाब की थैली पे प्रेशर आएगा, या फिर पीछे रेक्टम पे प्रेशर आएगा, तो आपको बार बार यूरिन जाना या बार बार पॉटी जैसा लगना, ये बड़ा कॉमन है, ठीक है। पीरियड्स हैवी हो सकते हैं, इरेगुलर नहीं होते रेगुलर हैं, हैवी हो सकते हैं। मिनोरेजिया, डिस्मेनोरिया, मिनोरेजिया यानी कि पेनफुल पीरियड्स और हैवी पीरियड्स, ये एडिनोमायोसिस के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। अब क्योंकि हैवीनेस है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही, तो एनीमिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। थोड़ा बहुत हार्मोनल सिम्टम्स भी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोनल ग्रोथ, हार्मोन्स का इफेक्ट हमेशा आता ही है। एंडोमेट्रियम बेसिकली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से ग्रो करता है, ये आपको पता है। तो अगर हार्मोनल डिसबैलेंस होगा तभी कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम इधर उधर ग्रो करता है, राइट। तो हार्मोन्स का हमेशा रोल रहेगा। तो क्योंकि हार्मोनल है तो आपको PMS वाले सिम्टम्स हो सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, फैटीग, पूरे टाइम थकान महसूस होना, इरिटेबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब एडिनोमायोसिस इतना पेनफुल क्यों होता है?
क्यों पेनफुल होता है? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है वो जहाँ जहाँ होगा, वो पीरियड्स के टाइम पे, जब आपको पीरियड्स आने वाले होंगे तो एंडोमेट्रियम ग्रो कर जाता है, और पीरियड्स के टाइम पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से आपको पीरियड्स पेन होते हैं, क्रैम्पी मूवमेंट होता है पेट का, क्रैम्पी यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होता है, और फिर ब्लड आता है। तो जहाँ जहाँ रास्ता होगा वहाँ से तो ब्लड निकल जाएगा, यूट्रस तो खुला हुआ है, ब्लड आ जाएगा बाहर। पर जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ तो वहीं ग्रो करेगा, वहीं पर ब्लीड करेगा। जैसे पेट के अंदर जहाँ एंडोमेट्रियोसिस होती है, मैंने बताया था कि वहाँ ब्लड होगा, पीरियड्स के समय वहाँ ब्लीडिंग होगी, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग है, आपको पेन होगा, वहाँ पर आके इंटेस्टाइन चिपक जाएगी, तो बाद में एडिशंस बनते हैं। इसी तरह यूट्रस की दीवार के अंदर जो मायोमेट्रियम इतना मोटा उसका मस्कुलर लेयर है, अगर उसके अंदर ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा? पेन होगा, क्योंकि उसको आउटलेट नहीं बाहर आने का। सिर्फ एंडोमेट्रियम जो है उसका आउटलेट है बाहर आने का, लेकिन मायोमेट्रियम तो अंदर ही अंदर लेक्स बन जाएंगी, यूट्रस एक्सपैंड कर जाएगा, अंदर ब्लड भरेगा, उसका आउटलेट नहीं मिलेगा जाने का। तो इसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा होता है। न्यूरोमस्कुलर पेन की वजह से बैक एक होता है। बहुत से लोग पूछते हैं बैक एक क्यों हो रहा है? भाई एंडोमेट्रियोसिस में सिर्फ एडिनोमाइसिस नहीं, थोड़ा बहुत उसका अंश बाहर भी देखने को मिल सकता है। जब लैप्रोस्कोपी करते हैं तो कई बार हमको दिखता है कि छोटे मोटे एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स हैं यूट्रस के बाहर, एंडोमेट्रियम में जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ब्लूइश कलेक्शन हो गया ब्लड का, तो उस वजह से जो न्यूरोमस्कुलर जो लिगामेंट्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो स्टिमुलेट होती है, जिसकी वजह से बैक एक होता है। ऑलराइट, तो ये तो हो गए सिम्टम्स। मैंने आपको बता दिया कितना कॉमन है ये। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट पहली बात तो उन्हीं का करते हैं जिनको कि ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट का। अगर सिम्टम्स है ही नहीं, जैसे मान लीजिए जनरली एडिनोमाइसिस किस में होता है? जनरली ये 40 to 50 एज ग्रुप में होता है, या फिर यू कैन से 35 to 50 तक होता है, क्योंकि चाइल्ड बेयरिंग एज भी होती है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ भी होता है, बट पीरियड्स आ रहे होते हैं, तो प्री मेनोपॉजल में होता है। पोस्ट मेनोपॉजल में तो होता ही नहीं है। पोस्ट मेनोपॉजल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पीरियड्स खत्म हो गए, हार्मोन्स डाउन हो गए, तो एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस जितने भी हैं सारे अपने आप ही गल जाएंगे, अपने आप ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है, बहुत यंग भी नहीं होता, टुवर्ड्स द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है। इस वजह से मैनेजमेंट थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब आप डिफरेंस समझिए, एडिनोमायोसिस और फाइब्रॉइड में क्या डिफरेंस है? फाइब्रॉइड यानी कि एक गांठ जो कि बड़ी क्लियरली दिखती है। जब हम ऑपरेट करते हैं तो एक जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, वैसे उसको ऐसे ऐसे करके निकालते हैं फाइब्रॉइड को, क्योंकि उसमें एक पूरा कैप्सूल शेल होता है, अंदर वो एकदम हार्ड पत्थर जैसा फाइब्रोटिक टिश्यू होता है। एडिनोमाइसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। एडिनोमाइसिस फैला हुआ होता है पूरे यूट्रस में, तो उसको निकाला नहीं जा सकता। अगर एडिनोमाइसिस निकालना है तो पूरी पूरी बच्चादानी बाहर आएगी, जो कि इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑफ एडिनोमाइसिस, जिससे आपका पेन खत्म हो जाए और पीरियड्स जो प्रॉब्लम हो खत्म हो जाए, वो हिस्टेक्टोमी ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई ट्रीटमेंट है तो पेन किलर्स हैं। जैसे आपको पेन कुछ दिन आपको निकालना है, पेन किलर से फ़ायदा हो जाए तो पेन किलर्स ले लो। कई बार हार्मोनल थेरेपी देते हैं, जैसे पिल्स होती हैं 21 डेज़ की, वो क्यों देते हैं? उसको देने से एक तो पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी का ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कम होती है, तो जो पेशेंट्स हैवी ब्लीडिंग बोलते हैं उनका वो कम हो जाता है। पेन कम हो जाता है, क्योंकि एनओवुलेटरी साइकिल्स हो जाती है, जो आपके ओवुलेशन हो रहा होता है अंदर बॉडी में, उसको ये जो 21 डेज़ के पिल्स हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, तो आपके ओवुलेशन को शट डाउन कर देती है, तो आपका पेन कम हो जाता है, ब्लीडिंग कम हो जाती है, रेगुलर साइकिल्स हो जाती है, और इससे आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट मिलता है। जो आपको पीएमएस के सिम्टम्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो बहुत सारे सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर नहीं ठीक हो रहा है तो तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जो मिरेना कॉइल है, जिसको कि इंडिया में अब एमिली के नाम से जानते हैं, एमिली भी और एक दो कंपनीज ने और स्टार्ट किया है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, लिवोनॉर्जेस्ट्रल, जो कि कॉपर्टी की तरह आपकी बच्चेदानी में लगा देते हैं, और ये डेली का डेली हार्मोन निकालता रहता है, तो धीरे धीरे 3-4 महीने के अंदर आपके पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, अंदर का जो एंडोमेट्रियम में पूरा सूख जाता है, क्योंकि आपका हार्मोन लेवल पूरा डाउन हो जाता है। लेकिन ये 5 साल के लिए काम करता है, उसके बाद अगर निकालेंगे तो आपको हो सकता है वापस लगवाना पड़े, अगर आपके पीरियड्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, और सबको सूट भी नहीं करता। कई बार ऐसा होता है सारा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद आप परेशान हैं, आपको दिक्कत हो रही है, आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं सहन हो रहा है, तो फिर अल्टीमेट ट्रीटमेंट इसका हिस्टेक्टोमी ही है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, एडिनोमाइसिस के कुछ पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी और एबॉर्शंस की भी हिस्ट्री होती है, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, ट्यूब्स उब सब नॉर्मल है, लेकिन हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से या तो ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या प्रेगनेंसी हो रही है लेकिन जो मायोमेट्रियम है, जहाँ पर बच्चे को जाके रेस्ट करना है, उसका घर बनता है, उसको सारी ब्लड सप्लाई मिलती है, वो बच्चे के लिए एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि अंदर एंडोमेट्रियम अंदर घुसा हुआ है, तो जो प्रॉपर एक क्लियर लेयर बनती है, एमनियन, कोरियन, ट्रोफोब्लास्ट, वो नहीं बन पाता, तो इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस वजह से एबॉर्शंस की हिस्ट्री एडिनोमाइसिस में बहुत कॉमन है। ऑलराइट गाइज, तो अगर आपको कुछ और पूछना हो तो बिल्कुल आप इनबॉक्स करिए, हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, और बाकी मेरे से कंसल्ट करने के तरीके मैंने बताई दिए। बहुत जल्दी हम लोग 1 मिलियन फैमिली होने वाले हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और उसका जो बटन है बेल बटन, उसको जरूर दबाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।